इतनी भी क्या जल्दी है, चले जाएंगे। रोज रोज ऐसे मौके थोड़ी ना हाथ आते हैं। मैंने अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखते हुए ये बात की थी। जैसे जैसे इलाका मजीद सुनसान वीरान होता जा रहा था, मैं गाड़ी की स्पीड भी आहिस्ता कर रहा था, जबकि गाड़ी की पिछली साइड पर बैठी हुई लड़की की सस्कियां पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। कराहने की आवाज भी अब पहले से ज्यादा आ रही थी। लेकिन मुझ पर तो ऐसा शैतान हावी हो चुका था कि मैं हर एक चीज से बेगाना इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी जुनूनियत को खत्म करने की चुकरों में था। तो मैंने गाड़ी सड़क से उतार कर कुछ रास्ते पर डाल दी। जैसे ही मैंने रास्ता बदला तो पिछली साइड पर बैठी हुई इस मासूम मगर किसी परी पेकर हुसैना ने रोते हुए कहा कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आप पर एतबार करके आपकी गाड़ी में बैठी हूँ। मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, अगर जरा सी भी देर हुई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। खुदा का वास्ता आपको मेरे साथ कुछ मत कीजिए, मुझे जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है। मुझ बेसहारा लड़की पर तरस खाइए। वो रोते हुए मुसलसल ये बातें हैं कर रही थी और उसकी उम्र यही कोई 18 या 20 साल थी। काली चादर खुद के गर्द लपेटे वो अपने हुस्न को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर मेरा शैतान जाग चुका था। मैंने अपनी गाड़ी को झाड़ियों में खड़ा किया और पीछे मुड़कर देखा, जहां उसका बाप जिंदगी और मौत की आखिरी कश्मकश में मुब्तला था। मैंने जल्दी से गाड़ी से उतरकर इस लड़की को भी गाड़ी से उतारा। वो रोते हुए अपने बाप की तरफ देख रही थी। उसका आखिरी सहारा उसका बाप ही था। वो रोते हुए उसे कह रही थी कि बाबा प्लीज उठिए, मुझे बचाइए। देखिए उस शख्स की तरफ, ये मेरे साथ क्या करने वाला है। शायद कोई पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी होता तो उस वक्त उस लड़की पर रहम खा जाता। लेकिन मैं तो न जाने कब से इस मौके की तलाश में था कि कब मेरे हाथ कोई ततल्ली लगे और मैं उसे अपने हाथों से मसल सकूं। मैं उसे बाजू से घिसैट कर झाड़ियों की तरफ ले जाने लगा, जब वो काली चादर जो उसके गर लिपटी हुई थी वो खुलकर वहीं झाड़ियों में अटक गई। उसका बाप घबराते हुए बड़ी मुश्किल से ही सही मगर गाड़ी की खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था और खुद को गाड़ी से गरा चुका था। लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकलवाना चाहता था। लड़की रोती रही, तड़पती रही, मगर मैं उसे कुंधों से थाम कर कहने लगा कि जितना शोर मचाओगी इतनी देर होगी, तुम्हारे बाप की जो सांसें बची हैं वो भी दम तोड़ जाएंगे। बेहतर है कि चुपचाप मुझे मेरा काम करने दो, वरना खुद तो मरूगी ही, साथ तुम्हारा बाप भी टिपक जाएगा। मेरी आंखों में खोल रहे अंगारों को देखकर वो रोती हुई आखिरी बार इल्तिजा करने लगी, मगर मैं तो हैवान बना उसकी इज्जत तार तार करके किसी फालतू सामान की तरह झाड़ियों के पीछे उसे फेंक चुका था। जैसे ही गाड़ी की तरफ पलट कर आया तो सामने का मंजर देखकर एक पल को मैं ठठका था। वो बूढ़ा शख्स गाड़ी से खुद को गिरा चुका था, सड़क किनारे पड़ा, शायद वो भी मर चुका था। यही सही मौका था जब मैंने उन दोनों को वही छोड़ा और गाड़ी अपने घर की तरफ भगा दी। मुझे लगा था कि मेरा यह गिनाह रात की तारीकी में छिप कर रह जाएगा और मजीद ऐसे कई मौके मुझे मिलते रहेंगे। मगर इस रात के बाद जो कुछ हुआ, मेरे तो होश व्यहवास खो चुका था। मैं ललचाई हुई नजरों से सामने लगे मरर को ठीक करने के बहाने पीछे बैठी औरत की खद व खाल को बुखुद होकर देख रहा था, जिसने अपने वजूद पर एक बारीक तोपटा कर रखा था। बेचारी यह समझ रही थी कि मैं शरीफ हूँ, मासूम हूँ, भला इस जैसी नेक शरीफ औरत पर कहाँ नजर डालूंगा। मगर उसे कहा खबर थी कि वो जिसकी गाड़ी में बैठ चुकी है वो दुनिया का कमीना तरीन शख्स है। मैंने फ्रंट मरर ठीक करने के बाद अपनी नजरें सामने सड़क पर मरकूज कर दी और फिर खंगार कर कहने लगा, मैडम जी ये साथ बैठे दोनों बच्चे आपके हैं। मेरी इस बात पर वह दूध जैसी सफेद औरत जो उम्र में बेमुश्किल 30 के लगभग लगती थी फूरा कहने लगी कि हाँ मेरे ही हैं। मैं अगले पल इंतहाई मीठे लहजे में कहने लगा कि अच्छा मैडम जी, आप इतनी जवान, खूबसूरत और ये दोनों बच्चे कहीं से भी आपकी मेल नहीं खाते, बरा मत मनाइएगा। लेकिन मैंने उसी लिए पूछा, आप तो माशा अल्लाह से इतनी खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, मगर अन बच्चों के रंग मेरे जैसे सानुले क्यों हैं? मैंने अपनी दाढ़ी खजाते हुए ये बात हुआ मैं छोड़े तीर की तरह कही थी। मेरी बात के जवाब में एक गहरी सानस खारिज करके वो औरत कहने लगी कि अरे भाई अब तुम्हें क्या बताऊं, भले ही मैं खूबसूरत थी, हसीन थी, पूरे खानदान में मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कोई नहीं थी, लेकिन मेरे माँ बाप ठहरे वही असल से लकेर के फकीर। मेरे दादाजी खैर से मरते मरते ये कह गई शगफ्ता की शादी परवीज सी होगी। खुद तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन मुझे परवीज के साथ सारी जिंदगी के लिए सूली पर लटका कर चले गए। खानदान का सबसे ज्यादा बदसूरत शख्स था वो और मैं न चाहती हुई भी उसके साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ। उसे दोनों बच्चे भले ही काले हैं अपने बाप पर चले गए, मेरे साथ तो किसी की जरा भी शक्ल नहीं मिलती, मगर क्या करूँ, औलाद तो मेरी ही है, न पालना तो मैंने ही है। ये फिर भी अपनी बच्चों को सीने से लगा कर रखती हूँ। मैंने तो बस हुआ मैं तेर चलाया था, मगर वो औरत तो अपने खानदान का पूरा कसा लेकर बैठ गई थी और मैं बातों बातों में उससे उसका नंबर भी निकलवा चुका था।
कहने लगा कि मैडम जी, आप मुझ पर आतबार कर सकते हैं, अपना नंबर मुझे दे दीजिए, कहीं भी आपको जाना हो तो बेफिक्र होकर मुझे कॉल कर दीजिए। अगर रात के 12 बजे भी कहेंगी तो ये बंदा नाचीज आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। मेरी सवाल पर वो चौंकी थी। मैं अगले पल कहने लगा कि अरे यही पास ही तो घर है मेरा, आपको कहीं पे जाना हो मैं आपको छोड़ने के लिए आ जाऊंगा। उसने एक कोरे कागज पर नंबर लिखा। जब मेरी जानिब बढ़ाया तो मैंने उसकी नरम व नाजुक मोमी अंगलियों से अपनी अंगलियां छुई थी। पूरे वजूद में मुझे से 440 वाट का झटका सा लग चुका था। इस औरत का जैसे ही घर आया तो वह गाड़ी से उतरकर अपने बच्चों को लिए वहां से जाने लगी। कराया जब मेरी जानिब बढ़ाया तो मैंने जानबूझकर 100 रुपए उसे वापस कर दिए। यह अलग बात थी कि मैंने पहले ही उससे कराया ज्यादा मांगा था। पैसे वापस देकर कहने लगा कि अरे आपसे कौन लेगा इतने पैसे, बस आपको देखकर मुझे आप पर तरस बड़ा आया है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मुझे जरूर बताइएगा। वो औरत मुझे मासूम समझती वहां से जाने लगी और मैं दूर तक उसे जाता देखता रहा। ये खूबसूरत हसीन औरतें तो मेरी कमजोरी थी। मैं तो ऐसा बेहुदा हो चुका था कि अगर दो बच्चों वाली औरत भी मेरी गाड़ी में आकर बैठती तो मैं उस पर भी नजरें गाड़ने से बाज ना आता। अगर बहुत ज्यादा हसीन औरत होती तो खुद ब खुद किराया लेकर उनसे नंबर भी ले लेता और वो मुझ पर अंधा आतबार करके अपना नंबर दे दिया करती। इस शाम में जब कमाई करके घर वापस लौटा तो मेरी माँ मेरे घर आते ही मेरे सामने अपना हाथ फैला चुकी थी। कहने लगी कि ला इधर दे, कितने पैसे कमा कर लाया है। माँ के पास बैठकर मैंने उसे देखा था। कहने लगा कि सिर्फ 500 रुपए मुनाफा हुआ है। मुझे जानती भी हो पेट्रोल कितना महंगा है। इन 500 से मैं अपने लिए कोई चीज ले लूंगा। आज 1 रुपया भी तुम्हारे हाथ पर नहीं रखूंगा। जब भी आता हूँ मेरी जेबें टटोलना शुरू कर देती हूँ। मैंने अपने जेब पर हाथ रखते हुए ये बात की तो अगले ही पल मेरी माँ ने मेरा हाथ झटक कर मेरा बटुआ मेरी जेब से निकाल लिया, 400 रुपए अपने पास रखा और 100 रुपया मेरी जेब में डालकर ये कहने लगी, 2 बहनें तेरी समझ में आया और उन दोनों बहनों की जिम्मेदारी तुमने ही उठानी है। आज कल वह दौर नहीं रहा कि 2 जोड़े कपड़ों में बहनों को रखसत करो तो उन्हें अच्छा घर मिल जाएगा, बल्कि आज कल तो वो दौर है कि जब तक बहन बेटी के साथ जहीज न भेजें तब तक कोई उन्हें अपने घर में रखता ही नहीं है। पता नहीं तुझे कब अकल आएगी। माँ की बात सुनकर एक घूरती हुई नजर अपनी माँ पर डाली और 100 रुपया भी जमीन पर फेंक कर कहने लगा कि उसे भी अपने पास ही रख लो। मैंने 100 रुपए का अचार डालना है। जब भी कुछ कमा कर लाऊं पहले तेरी बेटियों को खिलाना शुरू कर दूं। पता नहीं मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। अबा तो मर गया, तुम्हारी दोनों बेटियों को भी क्यों ना अपने साथ लेकर गया। मेरे सीने पर मोंग दिलने के लिए छोड़ गया है उनको। मेरे मना में जो आया मैं बोलता चला गया। जब मेरी बहन कमरे से निकलकर बाहर आई, 19 साल की थी, मेरे सामने आकर आंखों में आंसू लाए कहने लगी, क्यों भाई क्या कह दिया है। अब हमने तुम्हें जो आते ही हमें बद्दुआएं देना शुरू कर दी हैं। हम तो ना बाकी बहनों की तरह तुमसे फरमाइश करती हैं, ना ही कभी तुमसे कुछ मांगा है। जो रोखी सोखी ला कर देते हो चुपचाप खा लेते हैं। हमारी बहारें तो हमारे बाप के साथ इस दुनिया से खत्म हो गई। उमा कर दे पैसे वापस, उसके नहीं चाहिए हमें उसके पैसों का, जो है उसकी एक एक पाई एहसान जता रहे हैं। मुझसे 2 साल छोटी मेरी बहन मुझे बातें सुनाकर जा चुकी थी और मैं बजाय शर्म करने के मजीद ही बगड़ चुका था। मेरी माँ थी जिसने मुझे कॉलर से पकड़कर कहा था कि कितने प्यार से तेरी बहन ने तेरे लिए खाना बनाया है। खुद सूखी रोटी खाकर तेरे लिए इस वक्त घी लगाकर पराठा बनाती है कि भाई सारा दिन गर्मी में गाड़ी चलाकर आता है और तुझे तो जरा भी अपनी बहनों का एहसास नहीं है। मुझे इस वक्त मेरी माँ भी जहर ही लग रही थी जो मेरे सामने मेरी बहनों की तारीफ कर रही थी। मैंने अपना गरीबान छड़वाया और कमरे में जाकर गुस्से से दरवाजा बंद करते हुए कहने लगा कि मुझे तो बस आपने मजदूरियों के लिए पैदा किया है। तुमने बचपन से लेकर अब तक नाज नखरे उठाती रही कि तो बेटा है मेरा, और आज मैं मजदूरियां कर रहा हूँ और अब वो सारी दुश्मनी निकाल रही हो कि दिन रात में मेहनत करके आऊं और तुम सारे पैसे इकट्ठे करके बैठ जाओ। ना जाने में इस कदर दिल बर्दाश्त और बदतमीज क्यों हो गया कि मेरे मना में जो आया मैं बोलता चला गया। दिन रात मेहनत करने की वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। यही वजह थी कि मेरी सारी शराफत मेकअप इतार चुकी थी और अब मेरी गाड़ी में बैठने वाली औरतों को ही मैं चुपनी चपड़ी बातें करके अपनी बातों में बहला लिया करता था। सूरत से भी बेहद खूबसूरत था, मगर वो क्या कहते हैं कि गुर्बत की चादर ने
मेरी उस खूबसूरती को जिंग लगा दिया था। भूख तो बहुत लगी थी मगर खाना नहीं खाया था। मेरी माँ ने रोते हुए ही सही लेकिन मुझे खाने के लिए आवाज़ दी। मैं फिर भी न गया, जानता था कि जब तक मैं खाना न खाऊं मेरी माँ भी खाना नहीं खाती और मेरी बहनें भी भूखी बैठी रहती हैं। 4 बजे का वक्त था जब मैं यह सोचकर किचन में गया कि सब सो चुके होंगे, लेकिन मेरी माँ और बहनें अभी तक जाग रही थीं। भूख उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही थी। सारे दिन में एक बारी तो खाती थी। आखिरकार उनकी शक्ल देखकर मुझे उन पर कुछ तरस आया। जाकर बैठकर कहने लगा कि खाना लाकर दो, मुझे भूख लगी है। जिन बहनों को मैं उतना बुरा भला कहता था वो मेरी बात सुनकर फौरा से उठी और मेरे सामने गरम गरम खाना और पानी लाकर रख दिया। मैं खा रहा था और वह दूर बैठी मुझे देख रही थी। मेरे खाने के बाद जो खाना बचा वही उन तीनों ने आपस में बांटा था। इस वक्त मेरे दिल पर ऐसी स्याही लग चुकी थी कि मुझे बस सवाए बाहर की औरतों के और कुछ दिखाई ही न देता। अगले रोज में फिर तैयार होकर अपनी टैक्सी चमकाए बाहर निकल गया, जो मैंने अपने बाप की जिंदगी में ही कस्तों पर खरीद ली थी। अभी मैंने एक रेलवे स्टेशन के बाहर अपनी गाड़ी लगाई थी कि तभी मुझे एक औरत दिखाई दी। बेहद खूबसूरत थी, चेहरे से ही काफी अमीर भी लग रही थी। इस औरत के पास जाकर मैंने जल्दी से कहा कि मैडम जी कहाँ जाना है, आपको बाकी ड्राइवरों से कम पैसों में छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने एक नज़र सिर से पैर मुझे पर डाली और फिर कहने लगी कि ठीक है। शायद वो अकेली थी, उसके साथ कोई और मौजूद नहीं था। आकर मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। उधर मैंने गाड़ी चलाई और उधर उसने मोबाइल पर न जाने किससे फ़ोन पर बात शुरू कर दी। मैं मिरर ठीक करने के बहाने बार बार उसके चेहरे के तासरात देख रहा था। आज से पहले मेरी गाड़ी में शायद ही इतनी खूबसूरत औरत कोई बैठी हो। मुझे यूं बार बार घूरता देखकर उसने फ़ोन अपने कान से अलग किया और अगले पल कहने लगी कि ये क्या घूर घूर कर पीछे मुझे देखे जा रहे हो? क्या पहले कभी कोई औरत नहीं देखी? उम्र में तो तुम कोई 20-22 साल के हो, मगर हरकतें तुम्हारी किसी ठरकी मुर्द जैसी हैं। इसकी बात सुनकर मैं फौरा हड़बड़ाकर कहने लगा कि अरे नहीं मैडम जी, मैं तो बस मिरर ठीक कर रहा था। मजाल है आज तक किसी औरत पर बड़ी नज़र डाली हो। हम गरीबों के पास तो इतना वक्त ही कहाँ है जो आंखें सेकते फिरे, बस अपने काम से मतलब रखते हैं। इस औरत की उम्र मुझे 35 साल के करीब लगी थी। गाड़ी तेज रफ्तारी के साथ में चलाता हुआ उसकी मतलूबा जगह की तरफ चला रहा था कि जब एक बार फिर मेरी नज़र कुदरती तौर पर ही सही मगर मिरर की तरफ उठी। पीछे का मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ चुके थे। मेरा गला था जो खश्क हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसा रद्द अमल जाहिर करूं, क्योंकि पीछे बैठी इस 35 साला औरत ने अपना स्कार्फ खोल दिया था और खुद को हुआ देना शुरू कर दी थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें टुमटमा रही थी। साथ वो खुद को स्कार्फ से हुआ दे रही थी और साथ मुझे भी देख रही थी। कहने लगी, एक तो तुम्हारी इस टैक्सी में एयर कंडीशनर भी नहीं लगा हुआ। मैंने आज तक इतनी गर्मी में सफर नहीं किया। कितनी गर्मी है तुम्हारी गाड़ी में? मेरी नजरें उसके चेहरे पर मरकूज थी। मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाकर कह रहा था, जबकि वो भी बजाय मुझे मना करने के मेरी ही तरफ देख रही थी। न जाने मेरे दिमाग में क्या सोच आई कि मैं कहने लगा कि अरे मैडम जी, आप यहाँ मेरे पास फ्रंट सीट पर आ जाइए। बाहर से ताज़ी हुआ आएगी तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। मैंने एक जानब गाड़ी को रोक दिया था। यहाँ पर इस वक्त ओका दुक्का गाड़ियाँ ही गुजर कर जा रही थी। मेरे ऐसा कहने की देर थी कि अगले ही पल उसने कहा कि अच्छा तो फिर गाड़ी रोको। वो झट से उतरकर मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रद्द अमल जाहिर करूं। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे। कभी सोचा नहीं था कि कोई औरत मुझे भी लफट करवा सकती है। पिछले 1 साल से मैं औरतों पर नज़र रखे हुए था, मगर कोई भी ऐसी औरत नहीं मिली थी जो वाकई मेरे साथ दोस्ती कर सके या मेरे मन को बहला सके। उस औरत को तो मैं काफ़ी सख्त मजाज समझ रहा था, मगर यह तो मेरे साथ बैठी अपने आप को मेरे सामने वाज़ेह करती मुझसे बातें करने लगी थी। मैं भी फिर आखिर क्यों पीछे रहता, उससे हंस हंस कर बातें करने लगा। यो टर्न लेते हुए कहने लगा कि मैडम जी बताइए आपको कहाँ जाना है। अगले पल वह स्टीयरिंग पर मौजूद मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर ये कहने लगी कि इतनी भी क्या जल्दी है, तुम मुझे इतने अच्छे लगे हो और अच्छे लोग बार बार थोड़ी मिलते हैं। मैं तो तुम्हारे साथ कुछ देर यूं ही सड़कों पर घूमना चाहती हूँ।
हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे घर भी चल सकते हो। मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, पीकर तुम अल्लाह की दुनिया में खो जाओगे। यह बात उसने अपनी अंगुली में मौजूद अंगूठी को घुमाते हुए कही थी। वो अंगूठी भी सोने की थी, जिसमें कीमती पत्थर जड़ा हुआ था। मेरी तो खुशी से बाछें खुल गई। पहली बार कोई और औरत मुझे अपने घर में चाय पर बुला रही थी। आखिर मैं कैसे मना कर सकता था। मैंने भी फोरा हामी भर ली और इस औरत के घर के बाहर पहुंच गया, जो मुझे पहले ही बता चुकी थी कि उसके घर में वो अकेली ही रहती है। इस शहर में उसकी जॉब है, अक्सर यहाँ पर उसका चक्कर लगता रहता है। मैं उसके साथ उसके घर में जा चुका था। कुछ देर बाद ही वो चाय लेकर आ गई और मेरे साथ ही बैठ गई। जो कुछ मेरे जहन में चल रहा था, शायद वो भी यही सब कुछ सोच रही थी। चाय पीने के फौरा बाद मुझे अजीब महसूस होने लगा, जैसे मेरा सिर चिकरा रहा है या फिर पूरी जमीन ही घूम रही है। मैंने अपना सिर थाम लिया, उन चक्रों को कम करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल इस औरत ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे कमरे में ले जाने लगी। कहने लगी कि कुछ देर यहाँ पर आराम कर लो, तुम्हारे सारे चुकर ठीक हो जाएंगे। उसकी बात मुझे इस वक्त भली लगी थी। मुझे यो महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी निशय की कैफियत में डूब रहा हूँ। मैं उसके कमरे में भी सो चुका था। कुछ देर बाद जो कुछ हुआ वो मुझसे मख्फी नहीं था, लेकिन मैं चाहकर भी इनकार न कर पाया। यहाँ तक कि रात हो चुकी थी, तेज टीवी पर गाने चल रहे थे। गानों की आवाज़ सुनकर ही मेरी आंख खुली थी। सर बेतहाशा भारी महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मनोभारी पत्थर उठाकर मेरे सिर पर रख दिया हो। मैं सिर चिकराते हुए उठा, खुद पर कंट्रोल किया और कुछ देर पहले जिन लम्हात से मैं गुजरा था वो सोचकर ही मेरे कान की लो तक सरख होने लगी। जो कुछ हुआ था मेरी रजामंदी से हुआ था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब कुछ कर गुजरूंगा। यूं लग रहा था जैसे किसी अनजानी कूत ने मुझसे ये सब कुछ करवाया हो। इस चाय में कुछ तो ज़रूर मिला हुआ था, जो मैं बिल्कुल ही बेखुद सा हो चुका था और मेरा अपने वजूद पर कंट्रोल ही नहीं रहा था। मैं कमरे से बाहर निकला तो उसी औरत ने खाना भी बना रखा था। घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 8 बज चुके थे। कहने लगी कि बेटू खाना यही से खा कर जाना, लेकिन न जाने क्यों तबीयत में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं कहने लगा कि नहीं, मैं घर जाकर खा लूंगा। कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था मैं उस पर किसी भी तरह की कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वो औरत मीनी खेज मुस्कुराहट के साथ मेरे पास आई और 5,000 रुपया मेरी जानिब बढ़ा दिया। 5,000 का नोट देखकर मेरी आंखें शशदर रह गईं। मैं कहने लगा कि ये क्या 5,000, तो अगले ही पल अपने पास मौजूद प्रस से 5,000 के मजीद 2 नोट निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दिए। ये लो, अब तो खुश होना। एक साथ 15,000 रुपये लेकर तो जैसे मैं सब कुछ भूल ही चुका था। मैं जानता था कि ये पैसे इस औरत ने मुझे किस लिए दिए हैं। मैं खुशी से उन पैसों को लेकर अपनी जेब में डालता घर से बाहर निकल आया। जिस वक्त घर पहुंचा तो मेरी माँ और बहनें परेशान बैठी थी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी इतनी देर नहीं लगाई थी। आते हुए मैं उनके लिए बाहर से ही अच्छा खाना पीक करवा कर लाया था। सालों बाद इतना अच्छा खाना खाकर मेरी माँ और बहनें खुश हो चुकी थी। मेरे चेहरे भी पर भी फैला हुआ सुकून और खुशी देखकर मेरी माँ मुझसे सवाल करने लगी कि क्या हुआ, सब खैर तो है ना? आज से पहले तो तुमने कभी हमारे लिए इतना अच्छा खाना नहीं लाया। लगता है कि आज ज़्यादा अच्छी दिहाड़ी लग गई है। मैं भी मज़े से खाना खाते हुए कहने लगा कि हाँ उमा, आज दिहाड़ी कुछ ज़्यादा अच्छी लग गई है। यह कहकर मैंने अपनी जेब से 15,000 में से 2,000 अपनी माँ को दिए। पैसों को देखकर वो भी खुश हो चुकी थी, जबकि बाकी पैसे मैंने अपनी माँ से छिपा कर ही रखे थे। वो रात मेरी काफ़ी बेचैनी से गुजरी थी। न जाने क्यों मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर हो गई। अगले रोज़ सुबह के 10 बज चुके थे जब मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती उठाया। कहने लगी कि अनूर, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज से पहले तो कभी भी इतनी देर नहीं सविया। वो मेरे माथे पर हाथ लगाकर देख रही थी और मैं जमाइयाँ लेते हुए उठकर बैठ गया। जब घड़ी पर वक्त देखा तो 10 बज रहे थे। आज से पहले मैं कभी भी इतना नहीं सोया था। सुबह 5 बजे उठने की मुझे आदत थी। जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता किया
और गाड़ी लेकर दोबारा रेलवे स्टेशन पर खड़ा हो गया। मगर रह रहकर बार बार मुझे उसके हाथ की बनी वो चाय याद आ रही थी। उस चाय में कुछ तो ऐसा था जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। इरादा किया कि इस औरत के पास जाऊं और एक बार फिर से वो चाय पी लूं। मैं चाय का शौकीन नहीं था, या फिर यूं कह लो कि आज तक उमा ने चाय में दूध कम और पानी ज्यादा डाल रखा था। ऐसी बदमजा चाय बनती थी कि पीने को जी ही न चाहता। वो सारा दिन मेरा यूं ही बेकार गुजरा था। धूप में गाड़ी खड़ी रख रख कर मेरा वजूद कोयला बन गया, मगर एक भी सवारी मुझे नहीं मिली थी। आज मैं खाली हाथ घर गया था। जैसे ही घर में कदम रखा तो सामने सहन में बैठी मेरी माँ लेटी थी। अपनी माँ की खराब तबीयत देखकर मैं माँ की तरफ चला आया, लेकिन ये देखकर तो मेरे औसान खता हो चुके थे कि माँ तो खून की अल्टी कर रही थी। माँ के मना से खून निकलता देखकर मैं घबरा गया। फूरा आगे बढ़कर माँ को उठाया, कहने लगा कि क्या हुआ है, आपके मना से खून क्यों आ रहा है? तबीयत तो ठीक है ना, कोई अल्टी सीधी चीज तो नहीं खा ली? फूरा से गहरे गहरे सांस लेकर कहने लगी कि हाँ बेटा ठीक हो, पता नहीं अचानक से चक्कर आने लगे, खांसी की वजह से गले में जख्म हो गए होंगे। न तुम फिक्र मत करो, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चपाती उतारती हूँ, तुम खाना खा लो। बहरहाल मैं भी आज सारा दिन धूप में खड़ा रहने की वजह से काफ़ी थक चुका था। सिर शदीद दर्द कर रहा था, इसलिए वक्त से पहले ही खाना खाकर अपने बिस्तर पर सो गया। जब से मैं इस औरत से मिलकर आया था, बार बार मेरे सिर में दर्द की टैसें उठने लगती, बेचैनी और दिल की धड़कन बढ़ जाया करती। मुझे बार बार उस चाय की तलब हो रही थी। मुझे एक बार फिर चिड़चिड़ापन सताने लगा। मेरी माँ की तबीयत अब अक्सर खराब ही रहने लगी थी। बुखार में उनका वजूद तपता रहता। एक रोज़ तो मेरी बड़ी बहन ने मुझसे यह भी कहा कि उमा के मन्ना से उतना खून आने लगा है, खांसी रहती है, तुम कल उनको अस्पताल ले जाना, पता तो चले कि उन्हें बीमारी क्या है। यहाँ नकड़ पर बैठे हकीम से दुआ ले लेकर उन्हें कोई आराम नहीं आ रहा। बहन की बात सुनकर मैं सर तो हिला लिया, लेकिन अगली सुबह में अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। मेरा रख सीधा इस औरत के घर की तरफ था, जिसका नाम तक मैं नहीं जानता था। घर के बाहर गाड़ी खड़ी करके जैसे ही मैंने दस्तक दी तो कुछ देर बाद ही घर से वो बाहर निकली थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर खुशगवार हैरत छा गई। कहने लगी, क्या हो, मैं तुम्हारा ही सोच रही थी। मुझे यकीन था कि तुम दोबारा मेरे पास जरूर आओगे। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान भी हुआ। बहरहाल फिर कहने लगा कि जब से आपने मुझे वो चाय पिलाई है, मेरा खुद पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। बार बार दिल चाहता है कि मैं वो चाय पी लूं। आपने कौन से नशा शामिल किया था? मेरी इस बात पर वो हंस पड़ी थी। कहने लगी कि ये तो एक सीक्रेट है, तुम्हें नहीं बता सकती। मेरी चाय है ही ऐसी कि जो भी एक बार पी कर जाता है वो उस चाय का दीवाना हो जाता है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए फिर से चाय बना कर लाती हूँ। मैं चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। जब वो एक बार फिर मेरे लिए चाय लेकर आ चुकी थी, मैं जैसे जैसे चाय पी रहा था ऐसे लग रहा था जैसे पूरे वजूद में एक सुकून सा उतर आया। मेरी सारी थकावट और सिर दर्द दूर हो चुका था। मगर चाय पीने के ठीक 5 मिनट बाद मुझे चक्कर से आने लगे। शदीद नींद का गलबा होने लगा। मैं उठा तो था कि अपनी गाड़ी की तरफ जा सकूं, मगर एकदम से चक्कर आने की वजह से मेरे कदम वहीं पर रख चुके थे और औरत ने मुझे फिर से सहारा देकर अपने घर के अंदर लाया और सोफे पर बैठा दिया। कहने लगी कि तुम यहीं पर आराम कर लो, शायद गर्मी बहुत है ना, इस वजह से तुम्हें लो लग गई है। ये हेयर कंडीशनर की ठंडी ठंडी हुआ मैं मेरी आंख लग चुकी थी। इस बार मैं कुछ गलत करने की इरादे से तो नहीं आया था, मगर हाँ, जब मेरी आंख खुली तो वो औरत मेरी बेहद करीब मौजूद थी। उसे अपने इतने करीब देखकर पूरा एक झटके से मैंने उसे खुद से दूर किया और कहने लगा कि ये क्या कर रही हैं आप? अगले ही पल वो कहने लगी कि क्या मतलब क्या कर रही हूँ, पिछली बार भी तो यही सब कुछ किया था। मगर मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, कहने लगा कि शर्म आनी चाहिए, आपको पता नहीं चाहे मैं मुझे क्या मिलाकर पला रही हैं। मैं दोबारा आपके घर नहीं आऊंगा। वो जो कुछ मैंने किया था मेरी गलती थी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। बहरहाल मैं जाता हूँ। जैसे ही मैं बाहर कदम निकालने लगा तो वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, इतनी आसानी से तो तुम अपना पीछा मुझसे नहीं छुड़वा सकोगे। जो मर्जी कर लो, मुझसे छुटकारा पाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। मैं उससे अपना हाथ छुड़वा कर बाहर निकल आया था। सिर अभी तक चिकरा रहा था। एक्सीडेंट 2 बार होते होते बचा इस रोज में यूं ही कमाई किए बगैर घर चला गया।
तकरीबा 20 घंटे मैंने सोकर गुजारे थे। मेरी आंख मेरी बहन के चलाने पर खुली। जब उठा तो वो चीख चीख कर रोते हुए कह रही थी कि उमा सीढ़ियों से गिर गई है, जल्दी होश में आओ। अपनी माँ को खून से लथपथ देखा तो मैं भी घबरा गया। अपनी दोनों बहनों को डांट कर कहने लगा कि तुम लोगों की टांगें टूटी हुई थीं, क्या उमा को छत पर क्या करने के लिए भेजा था? जो काम था खुद कर लेती। उमा को फौरा सरकारी अस्पताल लेकर गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया। उनकी सिर में शदीद चोटें आई थी। वो 2 दिन तक बेहोश रही और तीसरे दिन उमा को लेकर घर आ चुका था। डॉक्टर का कहना था कि उनकी दिमागी हालत हमें कुछ ठीक नहीं लग रही, उनके मजीद टेस्ट आपको करवाना पड़ेंगे। मैंने जब टेस्टों की कीमत पूछी तो डॉक्टर ने कहा कि एक टेस्ट 60,000 रुपए का है। टेस्ट की कीमत सुनकर मेरा मना खुला का खुला रह चुका था। मेरी माँ फौरा से कहने लगी कि अरे कुछ नहीं है, मुझे ठीक ठाक हो, मैं ये डॉक्टर तो बस पैसे लौटने के लिए ये सब कुछ करते हैं। मेरी माँ की बात सुनकर मैं भी मुतमईन हो चुका था। घर आने के बाद कुछ रोज तक तो मैंने गाड़ी चलाकर ओवर टाइम लगाया और पैसों से उम्मी के लिए फल और दवाइयाँ लेकर आया। न जाने क्यों, मगर इस हादसे के बाद मैं अपनी माँ के बहुत करीब हो चुका था। मेरे जहन से उस औरत का नशा और चाय और उसका खुमार बिल्कुल ही उतर चुका था। शायद जिम्मेदारियां मुझ पर बढ़ चुकी थी। तकरीबन 1 महीना हो चुका था। एक शाम जब मैं एक फैमिली को उनके घर छोड़ने के बाद वापस लौट रहा था तो एक बार फिर मेरे अंदर शैतान भड़कने लगा। बार बार मेरा जी चाहने लगा कि मैं एक बार फिर उस औरत के पास जाऊं, लेकिन उसकी वो चाय मुझे नशे में मुब्तला कर रही थी। फिर आजकल मैंने खबरें भी बहुत सुन रखी थी कि औरतों का एक ग्रुप हमारे शहर में फैला हुआ है जो नौजवान लड़कों को नशे खुलाकर उनसे गलत काम करवाते हैं और फिर आगे समगल कर देते। मगर ये औरत भी ऐसी निकलती तो मेरा क्या होता, ये सोचकर ही मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू पा लिया था। अभी मैं अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि मुझे एक लड़की दिखाई दी जिसने खुद को एक चादर में लपेट रखा था। रोती हुई आकर सीधा मेरी गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। मैंने फौरा गाड़ी को ब्रेक लगाई, कहने लगा कि ओ बेटे के इस्वा, वो लड़की मरने का उतना शौक है तो किसी और की गाड़ी के नीचे आकर मरो, मुझे गरीब की ही गाड़ी मिली है, क्या खुद तो मरोगी ही, साथ मुझे भी 20 साल के लिए इंदर करवा जाओगी। मेरी बात सुनकर वो रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मेरे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो अचानक बेहोश हो गए हैं, उन्हें सीने में शदीद दर्द हो रहा है, इस वक्त आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। उसे रोता हुआ देखकर मैंने सामने रेडी पर लेटे हुए इस शख्स को देखा। शायद ये लड़की कुछ रास्ते से अपने बाप को इस रेडी पर डाल कर लाई थी। मुझे एक पल को उस पर तरस आने लगा। मैंने इस शख्स को अपनी टैक्सी में बैठाया। जैसे ही मैंने टैक्सी अस्पताल की तरफ मोड़ी तो अचानक मेरी नज़र इस लड़की पर गई जो अपने बाप के हाथ पांव मसल रही थी और उस दौरान उसके चेहरे से नकाब हट चुका था। उसका चेहरा अपने सामने देखकर मैं उस 35 साला औरत के हसीन सिर अपे को भी भूल गया, क्योंकि ये लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर तो मैं जैसे ये भी भूल गया कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। एकदम से मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा कि मुझे इस लड़की की तन्हाई का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मैं अपने ज़मीर को थपकी देकर सला चुका था। ना जाने क्यों इस वक्त मेरा शैतान मुझ पर उस कदर हावी हो गया कि मैं अच्छे बड़े की तमीज़ी भूल बैठा। ये भी भूल बैठा कि मेरी भी 2 बहनें हैं। इससे पहले जो कुछ हुआ था वो दोनों तरफ की मर्जी से हुआ था, लेकिन इस बार मैं इस लड़की के साथ जो करने वाला था उसकी आहें और बद्दुआएं मेरी ज़िंदगी उजाड़ कर रख सकती थी। बहरहाल मैंने गाड़ी कुचे रास्ते पर रोकना शुरू कर दी। वो मेरे आगे तो दुहाइयाँ देती रही, रोती रही, मुन्तें तरले करती रही, यहाँ तक कि जब मैं उसके साथ गुनाह करने लगा तो आखिरी बार इल्तजाइया अंदाज में इस लड़की ने मुझसे ये भी कहा था कि देखो, तुमने मेरे साथ जो करना हुआ कर लेना, लेकिन मेरे बाप को हॉस्पिटल ज़रूर ले जाना। मेरा इस दुनिया में मेरे बाप के सवा कोई नहीं है, लेकिन मैं तो हर एक चीज़ से बेगाना सिर्फ अपना मतलब पूरा कर रहा था। उसके बाद इस लड़की को भी वहीं छोड़ा। उसके बाप को देखा तो वो भी मर चुका था। इस वक्त मुझ पर घबराहट तारी हो गई कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मैंने जल्दी से गाड़ी घर की तरफ भगाकर मैं मुतमईन अंदाज में सो गया। एक बार भी मुझे ये ख्याल ना आया कि मैं एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ। वो शख्स शायद अगर बरोकत हॉस्पिटल पहुँच जाता तो बच भी सकता था,
मैं घर आकर अपने कमरे में सो गया, लेकिन अगली सुबह मेरी नींद बहनों की चीखों से खुली थी। चीख चीख कर मेरी बहन कह रही थी कि अनूर भाई उठो, देखो माँ को क्या हुआ है। वो उठ नहीं रही, उनकी मना से खून निकल रहा है। मैं घबरा कर फौरा उठा, अपनी माँ के पास गया, पानी के छींटे मारे, उनके मना से निकलता खून साफ किया, लेकिन उनका जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उन्हें फौरा उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि मेरी माँ को दिमागी कैंसर था जो फट चुका है। मेरी माँ मर चुकी थी और मैं इस वक्त की कैफियत में बैठा अपनी माँ का बेजान वजूद देख रहा था। कितनी देर तो मैं ये भी महसूस न कर पाया कि मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ। मेरी बहन एक दूसरे को गले लगाए बहुत रो रही थी। सच पूछिए तो अपनी माँ की मौत के बाद ही मुझे अपनी बहनों की असल अहमियत महसूस हुई थी। शायद जिंदगी में पहली बार था कि मैं अपनी दोनों बहनों को अपने सीने से लगाकर कितनी देर फोट फोट कर रोता रहा। अपने हाथों से अपनी माँ को मनो मट्टी तले दफन कर दिया, जैसे जैसे अपने हाथ में मिट्टी उठाकर कब्र पर डाल रहा था। जहन में अपनी माँ की डांट और वो सारी बातें याद आ रही थीं जिनके बदले में मैंने अपनी माँ से बदतमीजी की थी, उन्हें बुरा भला कहा था और उनके साथ सख्त रवैया रखा था, जबकि वो तो भोली सी और सादा सी औरत थी। जब तक मैं खाना न खाता, खाना तक नहीं खाती थी। ये सब कुछ सोचकर ही मैं फोट फोट कर रो रहा था। गुनाहों की दलदल में तो मैं पिछले कुछ सालों से फंसा ही हुआ था, मगर अपनी माँ की कब्र पर आखिरी मिट्टी की मिट्टी और डालने के बाद नीचे हुआ था और वादा किया कि फिक्र मत करना, तुम्हारा ये बेटा अपनी बहनों का बाप बनकर ख्याल रखेगा, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। मैं अब अपने घर का मर्द बनकर दिखाऊंगा। अपनी माँ की कब्र पर यह वादा करने के बाद मैं घर चला आया। हर एक कोने से मेरी नजरें हट चुकी थी। मेरा ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ टैक्सी चलाने पर था। मेरी गाड़ी में हसीन से हसीन तरीन औरत भी आकर बैठ जाती तो मैंने कभी पलट कर नहीं देखा था, न ही नजरें उठाकर उसके खद व खाल का जायजा लिया। अपनी बहनों के साथ वक्त गुजारता था, उनके साथ खाना खाया करता, यहाँ तक कि कई महीने गुजर गए। दिन रात मेहनत करने की वजह से मैंने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। वहीं मेरी बहनों ने भी सिलाई कढ़ाई करते हुए पैसे जोड़ना शुरू कर दिए। एक रोज दूसरे गांव से मेरी फेपो एक अच्छा रिश्ता लेकर आई। दोनों लड़के ही अच्छे खासे खाते पीते घरानों से थे, रिश्ता भी अच्छा था। वो कहने लगी कि उन्हें पहली नज़र में ही मेरी दोनों बहनें पसंद आ चुकी हैं। एक बार मेरी दोनों बहनों की शादी हो जाए तो फूफो का कहना था कि उसके बाद वो मेरे लिए लड़की ढूंढती जी। सुनकर तो मैं शर्मा कर सिर झुका चुका था। लड़के वाले वाकई बहुत अमीर थे। अगर मेरी दोनों बहनों की शादी उन दोनों भाइयों से हो जाती तो वो अपने घर राज करती। लेकिन एक बात मेरे जहन में खटक रही थी कि आखिर इतने अमीर लोग थे, मेरी बहनों को शादी के बाद गरीबी के ताने ही न देते। मगर फूफो ने मुझे यकीन दिलाया था कि ये लोग ऐसे नहीं हैं, बाकी अमीर लोगों जैसे ऐसी सोच नहीं रखते। बहरहाल मैं भी मुतमईन था। उन्होंने जहीज लेने से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया था। वो तो शादी का खर्चा भी खुद करना चाहते थे, मगर रखसती के सारे इंतजामात मैंने खुद ही करने की ठानी थी। इधर बहनों की शादियों की डेट तय हुई और उधर मैंने एक बार फिर ओवर टाइम लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए ताकि शादी के रोज़ किसी चीज़ की कोई कमी न रह सके। एक रात मुझे घर आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं घर आ ही रहा था कि जब तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। ऐसे में मुझे एक शख्स मिला जो अपनी बेवी और छोटी सी चंद माह की बच्चे के साथ भीग रहा था। इस वक्त सवाए मेरे और कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने उनका भला जानते हुए उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा दिया। यूं पौने घंटे का सफ़र तय करके उन्हें अपने घर उतारने के बाद जब तक मैं अपने घर के लिए निकला तो सुबह के 3 बज चुके थे। वो सारा दिन मैंने तकरीबा सोकर ही गुजारा था। अगले दिन 12 बजे उठा तो मेरी दोनों बहनें काफ़ी चपचप थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये खामोशी उनकी उदासी है। आखिर को उस घर को छोड़कर जो जा रही थी। 2 दिन बाद उनका निकाह था, इसलिए मैं काम से जल्दी आ जाता और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी बहनों के साथ गुजारता। निकाह का रोज़ भी आ चुका था। मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक मेहमानों को भी बुलवा रखा था। सारी तैयारियां मुकम्मल थी। मेरी दोनों बहनें ही दुल्हनें बन के बेहद खूबसूरत लग रही थी कि तभी दरवाजे पर खूब आतिशबाजी और ढोल ढमके किए गए। अभी मैं ये सब कुछ देख ही रहा था कि जब आतिशबाजी के अड़ने वाले धुएं की बू से मेरी बहनें खांसने लगी। खांसते हुए दोनों के जी मतलाने लगे और एकदम से रंगत दोनों की पेली पड़ गई।
दोनों ही तकरीबा बेहोशी तक पहुंच चुकी थी। मैंने फोरा, आतिशबाजी और ढोल वालों को मजीद शोर शराबा मचाने से मना कर दिया, क्योंकि कुछ औरतों ने आगे बढ़कर मेरी बहनों की हालत देखी। तभी उन औरतों में एक औरत भी मौजूद थी, जिसने मेरी बहन को देखकर कहना शुरू कर दिया कि अरे ये दोनों तो यूं लग रही हैं जैसे खैर से हमला हो। उनकी तो हालत देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है। इन औरतों की बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया था। मैं कहने लगा कि ये क्या बकवास कर रही हो, आज मेरी बहनों की शादी है और तुम जानबूझकर बदगमानियां पैदा कर रही हो। मगर बारात के साथ आने वाली एक औरत ने भी मेरी बहनों के चेहरे और फिर पेट पर नज़र डालने के बाद कहा कि उन औरतों का कहना तो सही है, न जाने क्यों मगर मुझे यह दोनों हामला लगती हैं, कुछ तो दाल में काला ज़रूर है। मेरी बहनें फोट फोट कर रोने लगी थी। मैंने गुस्से से कह दिया कि खबरदार मेरी बहनों के किरदार पर बात की तो उनके किरदार पानी की तरह शफाफ हैं, अपनी ज़बानें बंद रखो। मगर दूल्हे वालों का यही कहना था कि नहीं, हम ऐसे कैसे उन लड़कियों को ब्याह कर अपने साथ ले जाएं, बेहतर है कि हम उनके टेस्ट करवा लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं गुस्से से पैर पटकता उठा। उससे पहले कि कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता गाँव के चौधरी जी मेरे पास आकर कहने लगे कि बेटा, ऐसे मामलात में गुस्से से काम नहीं लेते, जो वो कह रहे हैं उन्हें करने दो। अगर तुम्हारी बहनों पर कलंक लग गया तो याद रखना, कोई भी उस गांव से उनसे शादी नहीं करेगा। मैं ना चाहते हुए भी खामोश हो चुका था। जब मेरी बहनों का टेस्ट करवाया गया तो डॉक्टर का यही कहना था कि यह दोनों हामला है। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। आखिर ये मुमकिन कैसे था? दूल्हे वाले तो खूब तजलील करने लगे। मेरी दोनों बहनें फोट फोट कर रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ है। मेरी बहनें तो बेतहाशा नेक और बापरदा थी। बारात दरवाजे से वापस लौट चुकी थी और मेरी बहनों की इज्जत अलग नीलाम होकर रह चुकी थी। मैंने एक नज़र अपनी बन ब्याही बहनों को देखा और एक ही सवाल किया कि ये सब कुछ किया है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। जिसके बाद मेरी बड़ी बहन फोट फोट कर रोते हुए मुझे कहने लगी कि जिस रात तुम घर लेट आए थे, इस रात शदीद तूफानी बारिश में दो चोर हमारे घर पे दीवार फलांग कर उतरे थे। हम दोनों अपने कमरे में सो रही थी। हमारे घर में उन्हें ऐसा कुछ भी न मिला जिसे वो चोरी करते, तो उनकी नीयत हम पर बदल गई और उन्होंने हमारे साथ गलत कारी कर दी। हम तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर खामोश हो गई कि तुम पहले ही हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हो, हमारी शादी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। अगर तुम्हें पता चला तो ना जाने कितनी बड़ी क़यामत आ जाएगी। वह दोनों ही फोट फोट कर रो रही थी, जबकि अपनी बहनों की ये हालत देखकर मैं वही ज़मीन पर गिर चुका था। बेसाख्ता मुझे इस लड़की की सस्कियाँ याद आई थी। इस लड़की का रोना याद आया था जिसके साथ मैंने तकरीबा 1 साल पहले गुनाह किया था। मैं फोट फोट कर रोने लगा। अपनी बहनों से कहने लगा कि ये मेरा किया है, जो मेरे सामने आया है उसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। ये मकाफात अमल था। जो मैंने गुनाह किया था वो लौट आया। उसके बाद रोते हुए मैं अपनी बहनों को सारी सच्चाई बता चुका था। मेरी बहनें तो कुछ बोल भी नहीं पाई थी, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे ज़ोरदार चपीड़ मार चुका था। बार बार मेरा दिल कहने लगा कि मुझे वापस उसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर मैं गुनाह करके आया था। हो सकता है कि कहीं से कुछ सुराग मिल जाए और मैं इस लड़की तक पहुँच सकूँ। पता नहीं वो जिंदा भी थी या नहीं। मैं 1 साल बाद दोबारा उस कुचे रास्ते पर आया था। आज भी वो पहले की तरह ही सुनसान वीरान था। जब मैंने वहां पर उसी मकाम पर आकर देखा, कुछ दूरी पर एक कुचरा कंडी बनी हुई थी जहां पर लोग कुचरा फेंका करते थे। मैं इस रास्ते से होता हुआ एक गली में आया और एक शख्स से थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करने लगा। मगर मेरी मालूमात सुनकर वो कहने लगा कि भाई, जिस तरह की शनाख्त तुम बता रहे हो वैसे किसी शख्स और लड़की को तो मैं नहीं जानता। यहाँ तक कि मैंने इस इलाके के हर घर में दस्तक देकर किसी न किसी बहाने ये टटोलना चाहा कि कहीं वो लड़की इस घर में तो नहीं रहती, मगर वो कहीं भी नहीं थी। थका हारा जब मैं कुचरे के ढेर के पास से गुजरा तो मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई, जो बेतहाशा रो रहा था। नजरें उठाकर देखा तो कुचरे के ढेर पर दीवार से टेक लगाए एक औरत गमसमसी बैठी थी, जिसकी गोद में बच्चा रो रहा था। मेरे पूरे वजूद में रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि ये लड़की तो वही लड़की थी जिसके साथ मैंने 1 साल पहले गुनाह किया था। मैं भागकर उसके पास आया। आज भी उसने वही सूट पहन रखा था, वही काली फटी हुई चादर उसके सिर पर मौजूद थी और वो बच्चा गंदगी में लिपटा बच्चा
उसके गोद में रो रहा था, जिसकी उम्र 2 से 3 माह के दरमियान थी। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया, रो रो कर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हें रसवा किया और खुदा ने मुझे भरे ज़माने में ज़लील करके रख दिया। मगर वो तो मुझसे खौफ खा रही थी, मुझे खुद से दूर करने लगी, अपने बच्चे को मुझसे छिपाने लगी। इस बच्चे के नींद नकूश बिल्कुल मुझ जैसे थे। वो बच्चा कुचरे से भरा था, लेकिन था तो मेरा खून में उसे सीने से लगा गया और इस लड़की को भी अपने साथ घर ले आया। मेरी बहनों ने उसका हलिया दरस्त किया था, उसे नहलाकर नए कपड़े पहनाए, बच्चे को भी साफ सुथरा किया और उसके बाद रोते हुए मैंने अपनी बहनों के सामने उससे माफ़ी मांगी थी। वो लड़की अपना जहनी तवाज़न खो चुकी थी। मैंने और मेरी बहनों ने उसे बिल्कुल बच्चों की तरह संभाला। धीरे धीरे मोहब्बत और अपनायत पाकर उसका जहन असल हालत में तो लौट चुका था, लेकिन वो मुझे कभी माफ़ न कर पाई। इस घर में सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की वजह से रहने लगी और मैं आज भी सुबह शाम रोते हुए अपने रब से माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बहनों का रिश्ता उसके बाद अच्छे घरानों में हो चुका है, मगर हर वक्त यही धड़का सा लगा रहता है कि कहीं उनका माजी खुलकर उनके सामने आ गया तो क्या होगा।